नमस्कार। नेक्स्ट जेन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। पुणे की सड़कों पर आजकल एक कूल लाइफस्टाइल स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे युवा अपने डेली सफर के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल को चुन रहे हैं। ना फ्यूल भरने का झंझट और ना ही दूसरे खर्चे। बड़ी बात यह कि साइकिलिंग करना फिटनेस के लिए भी बेहतरीन है। ये ट्रेंड इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है और कैसे भारत में बनी ये ईवी दुनिया को पसंद आ रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुणे जैसे बड़े शहरों के ट्रैफिक में 1 लाख रुपए की बाइक पर पेट्रोल फूकने का जमाना गया। ये है जेनजी का नया हैक। मैं इस वक्त पुणे के ई मोटराट के प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बैठा हूँ। पसीना बहाकर ऑफिस जाने का टाइम अब खत्म। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों के साथ साथ ग्लोबल ईवी मार्केट पर भी अपना दबदबा बना रही है। चलिए इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक राइड लेते हैं। आज का युवा सिर्फ एक सवारी नहीं चाहता, उसे हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कॉम्बो चाहिए जो कूल दिखे। ट्रैफिक में रेंगने से बेहतर है एक ऐसी स्मार्ट साइकिल जो थ्रॉटल घुमाते ही 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़े। ये साइकिल अब सिर्फ 2 पहिए नहीं बल्कि नेक्स्ट जेन भारत का एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। जैसे सारे प्रोडक्ट स्मार्ट होते हैं राइट विद टाइम, वैसे ही साइकिल को भी ज़रूरत थी स्मार्ट होने की। तो इसी से इलेक्ट्रिक साइकिल का निर्माण हुआ। और आप देखोगे कि जो बच्चे हैं, जेनजी है, यूथ है, इन्होंने भी इसे एज अ स्मार्ट सोल्यूशन अडॉप्ट किया बड़े अच्छे से। इसे एक साधारण साइकिल समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक सुपर स्मार्ट गैजेट है। ये देखिए इसकी रिमूवेबल बैटरी। आप इसे अपने ऑफिस के डेस्क पर या आप जहां भी चाहे इसे चार्ज पर लगा सकते हैं। टेक और फिटनेस का ये कॉम्बिनेशन आपको किसी महंगी मोटरसाइकिल में नहीं मिलेगा। सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि ये कोई इंपोर्टेड माल नहीं है। पुणे की इस फैक्ट्री में बन रही ये ई साइकिल्स आज सीधा यूरोप, जापान और मिडिल ईस्ट की सड़कों पर एक्सपोर्ट हो रही हैं। भारत का ये लोकल स्टार्टअप अब दुनिया के सबसे बड़े ईवी प्लेयर्स को उनके ही घर में टक्कर दे रहा है। हमारा प्रोडक्ट हर एक टीनेजर्स को लेके है, लाइक इन बिटवीन लेस देन 20 इयर्स, देन 30 और मोर देन 50-60 इयर्स के भी लोग जो है वो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड कम्यूट। सो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ एक वर्टिकल को फोकस नहीं कर रहा है, दे आर फोकसिंग ऑन बोथ द थिंग्स, अवर ग्रीन फील्ड इकोनॉमी आल्सो एंड एज वेल एज हेल्थ एंड कम्यूट। अगर आपको लगता है कि 40-50 हजार की साइकिल महंगी है तो इसका गणित समझिए। पेट्रोल का खर्चा जीरो, आरटीओ रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं, कोई लाइसेंस नहीं और हर महीने की जिम की मेंबरशिप का पैसा भी बच रहा है। यूथ इसे एक खर्च की तरह नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा है। मैं इससे पहले 2 व्हीलर यूज़ करती थी एंड मेरे लिए 2 व्हीलर्स की मेंटेनेंस एंड फ्यूल कॉस्ट से लेके काफ़ी दिक्कतें थी। मैं यही साइकिल से ट्रैवल करती हूँ, मेरा आने जाने का खर्चा भी बच जाता है एंड ऑनेस्टली जब मुझे मन करता है आई कैन पेडल, तो उसकी वजह से मेरा फिटनेस गोल्स भी मीट हो जाता है। आप एक मोटरसाइकिल या फिर एक कम्यूटर के कंपैरिजन में साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच में जो एक गैप हम बनता है वो ये ब्रिज करता है। तो आप एक तरीके से इसके लिए ना कोई लाइसेंस चाहिए होता है आपको, तो इट्स इजी, एक तरीके से इट्स स्टेपिंग स्टोन यू कैन से। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023-24 में ई 2 व्हीलर सेगमेंट में करीब 30% की ग्रोथ दर्ज की गई। इसी के साथ ई साइकिल्स भी धीरे धीरे शहरी कम्यूट का हिस्सा बन रही हैं। तो ये है ईवी का नया फ्यूचर जिसे हमारा नेक्स्ट जेन लीड कर रहा है। जब स्वदेशी टेक्नोलॉजी, ग्लोबल विजन और फिटनेस एक साथ मिलते हैं तो ई मोटराट जैसी क्रांति जन्म लेती है और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करती है। फार्मिंग अब बस खेतों तक सीमित नहीं है। शहरों के अंदर छोटे छोटे सेटअप्स, कमरों और लैब्स तक में अब फार्मिंग हो रही है। खेती का ये है स्मार्ट तरीका जो कि मार्केट की डिमांड को पूरा करते हुए मुनाफे का सौदा बन रहा है। देखिए दिल्ली में एक होम मेकर ने कैसे मशरूम फार्मिंग के जरिए अपने पैशन को बिजनेस में बदलकर अपनी अलग पहचान तो बनाई ही, साथ ही एक ग्रोइंग स्टार्टअप खड़ा कर दिया।
ये सेटअप किसी स्टार्टअप ऑफिस से कम नहीं लगता, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ खेती होती है, वो भी बिना खेत के। हम अभी दिल्ली में रहने वाली सुमन सुखीजा के वर्क स्पेस में है, जो कभी एक होम मेकर थी, लेकिन आज मशरूम फार्मिंग के जरिए अपने एक अलग पहचान बना चुकी है। मैं अभी आपको अपना लैब दिखाती हूँ तो आपको काफी कुछ और जानने को मिलेगा। आइए। शुरुआत आसान नहीं थी। पहला क्रॉप फेल हुआ, लॉसेस हुए, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। लगातार सीखने और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपनी टेक्निक को बेहतर बनाया और आज उनका ये छोटा सेटअप एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन चुका है। ये मशरूम्स कोई ऐसे मशरूम्स नहीं जिसे सब्जियों में यूज होते हो। इसे कहते हैं कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस या फिर कीड़ा जड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। यही वजह है कि आज मशरूम फार्मिंग सिर्फ एक ट्रेडिशनल खेती नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और हाई वैल्यू मॉडल बनती जा रही है। आप मुझे समझाइए, ये मशरूम फार्मिंग होती कैसे, इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है? मशरूम फार्मिंग के लिए हमें 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा टिश्यू कल्चर बनाना। सेकेंड प्रोसेस होता है उसी टिश्यू को कल्चर को लिक्विड कल्चर में कन्वर्ट करना, जिसे हम लिक्विड स्पॉन के नाम से जानते हैं। थर्ड होता है हमारा फाइनली जो हम सबस्ट्रेट बनाते हैं उसमें लिक्विड स्पॉन को डालते हैं, जिससे हमारा कॉर्डिसेप्स ग्रो होता है। मैं आपको एक बार ब्रीफ में समझाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ ये है हमारा टिश्यू कल्चर, जिसे हम एक तरह से बेसिक स्पॉन कह सकते हैं, या अगर मैं देसी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इसे हम सीड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सीड होता है और इस सीड से सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम और बहुत सारे सीड्स बना लेते हैं। उसके बाद वो होता है हमारा रेडी कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क में पीडी डालते हैं, फिर उसमें ये टिश्यू कल्चर का एक स्मॉल पीस काट के हम पीडी के अंदर डालते हैं। इसको रख देते हैं हम रोटी शेकर पे रोटेट होने के लिए। इस तरह से रोटेट होता रहेगा। रोटेट होते होते इसमें छोटे छोटे से फाइबर्स आ जाते हैं। आप ध्यान से देख पाएंगे कि इसमें कितने सारे फुल ऑफ फाइबर, जैसे चिया सीड्स होते हैं छोटे छोटे, कुछ इस तरह से आपको दिख रहे हैं। तो ये पूरा भर जाता है, तो ये लिक्विड स्पॉन में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड स्पॉन में कन्वर्ट हो जाने के बाद हम ग्लास जार का यूज़ करते हैं। जैसे आप ये ग्लास जार देख रहे हैं, इसमें आप नीचे देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे आप देखेंगे कि इसका बेस है, इसमें हमने कुछ ब्राउन राइस डाले हैं, ठीक है, पोटैटो स्टार्च है, ब्राउन राइस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, लाइक पेप्टोन है, ईस्ट है, विटामिन B1, विटामिन B12, वो सब इसमें हमने डाला। सबस्ट्रेट सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने जो लिक्विड स्पॉन्ज जो रेडी किया था उसकी 5 to 7 ml इसमें डाल दी। डाल देने के बाद इसको हम डार्क टाइम में रख देते हैं। डार्क टाइम में मीन्स हम क्या करते हैं, इसे ब्लैक कपड़े से कवर कर देते हैं। ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, जिसमें आप देखेंगे कि हमने इसे ब्लैक कपड़े से कवर कर रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम इसे ऐसे ही कवर कर देते हैं और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा वाइट फंगस आने लगता है। अभी ये कंप्लीट नहीं आया, क्योंकि कंप्लीट आएगा ये 8 डेज में। तो 8 डेज के लिए हम इसको ब्लैक कपड़े से कवर करके रखते हैं। तो अभी ये स्टार्टिंग हो गई है इसमें वाइट माइसीलियम आने की। 8 डेज बाद क्या होगा, ये पूरा वाइट फंगस से कवर हो जाएगा। ये पिनहेड्स छोटे छोटे से निकलते हैं, छोटे छोटे निकलते निकलते ये बड़े होते होते इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ उगाए जा रहे मशरूम्स हाई वैल्यू मेडिसिनल कैटेगरी में आते हैं, जिनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खास तौर पर वेलनेस और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स में। अभी हेल्थ को लेकर जितने लोग अवेयर हो रहे हैं, आफ्टर कोविड लोगों को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा, ठीक है। तो उसको देखते हुए हेल्थ इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है, ठीक है। ये आप भी देख रहे होंगे कि जितने भी हेल्थ सेक्टर हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। और दूसरा, लोग एलोपैथिक मेडिसिन से भी थोड़ा सा दूर भागने लगे हैं। लोगों को लगता है कि हेल्दी चीज़ खाएं सो दैट मेडिसिन नहीं लेने पड़े। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सो ये जो मशरूम है ये आप लोगों को उसी में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। आपको क्या लगता है, मशरूम फार्मिंग अर्बन इंडिया का फ्यूचर है? डेफिनेटली है। मुझे लगता है कि इंडोर फार्मिंग ही एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आजकल के टाइम में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो जैसे जैसे लैंड कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों के पास उतना लैंड नहीं मिलता, फार्म्स नहीं हैं। और इंडोर फार्मिंग में क्या है, आपको बड़े बड़े फार्म्स की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा आइडिया जो घर से शुरू हुआ आज एक ग्रोइंग बिजनेस बन चुका है।
सुमन सुखीजा की ये जर्नी हमें दिखाती है कि फार्मिंग अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं, बल्कि इनोवेशन के जरिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है बड़े शहरों में। शायद यही है न्यू इंडिया की असली तस्वीर, जहां आइडियाज, पैशन और टेक्नोलॉजी मिलकर कुछ नया ग्रो कर रहे हैं। जेन जी भले ही रील्स और ट्रेंड्स पर फिदा हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई युवा सुकून और पैशन को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। शास्त्रीय संगीत, जिसे कभी ओल्ड स्कूल माना जाता था, अब फिर से यूथ के बीच अपनी जगह बना रहा है। आइए देखते हैं ये खास कहानी, जहां रियाज, डेडिकेशन और कल्चर एक साथ नई जनरेशन के साथ जुड़ रहे हैं। सुबह का वक्त है और प्राची अपने घर में संगीत के रियाज में जुटी है। संगीत की साधना उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है। न कोई ऑडियंस, न कोई कैमरा, बस वो, उसका रियाज और सुरों से उसकी अपनी दुनिया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई पुरानी कहानी है, तो नहीं, ये आज की जेनजी की कहानी है। आज के दौर में जहां हर चीज फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है, रील्स, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स और इंस्टेंट फेम, वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो शॉर्टकट्स नहीं, स्किल पर काम कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत, जिसे कभी आउटडेटेड समझा जाता था, अब धीरे धीरे फिर से युवाओं के बीच जगह बना रहा है। मैं जब छोटे से वो हारमोनियम बजाना सीखती थी, तो उसमें कुछ राग वगैरह हमें सिखाते थे, तो वो शास्त्रीय संगीत से है। तो वो सीखते मेरे को इंटरेस्ट आया क्लासिकल म्यूज़िक में, तो फिर मैंने आगे अपना करियर इसी में मैंने चूज़ किया। इस बदलाव में सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। अब टैलेंट दिखाने के लिए बड़े मंच की जरूरत नहीं है। एक छोटा वीडियो भी हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, जो पहले लिमिटेड ऑडियंस तक था, अब नए प्लेटफॉर्म पर नए अंदाज में दिख रहा है, और यही एक्सपोजर युवाओं को इस ओर खींच रहा है। पहले जहां इसे केवल गुरुकुल, संगीत विद्यालयों या खास महफिलों तक सीमित समझा जाता था, वहीं अब युवा वर्ग इसे खुले मन से अपना रहा है। ग्वालियर का राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय इस संदर्भ में खास भूमिका निभा रहा है। ये बिना सीखे भी गाते हैं यही चीज लोग, लेकिन वो कैसे? अरे बदरा करे मन मानी, अंगनवा में पानी भरे पिया। लेकिन शास्त्रीय संगीत जो बच्चे सीख लेंगे तो उसी को कैसे गाएंगे? अरे बदरा करे मन मानी, अंगनवा में पानी भरे पिया बदरा। शास्त्रीय संगीत की सिर्फ क्लासेस ही नहीं, यहाँ आज भी गुरु शिष्य परंपरा उतनी ही मजबूत है, जहाँ सिर्फ गाना नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और फोकस भी सिखाया जाता है। संगीत मेरा सीखने का तात्पर्य यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि हमसे भगवान प्रसन्न हो। यदि हमसे भगवान प्रसन्न होते हैं तो ये सारा जग हमसे प्रसन्न रहेगा। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई, क्योंकि ये रामचरितमानस की चौपाई है, जिस पे राम जी कृपा करें, भगवान कृपा करें, तो उस पर सब प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दौर में जहाँ युवाओं की दुनिया रील और रिमिक्स के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, वहीं एक सुखद बदलाव भी देखने को मिल रहा है। बहुत से युवा भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपना रहे हैं। संगीत की यही खासियत है
ये हर किसी के लिए है। नेत्रहीन छात्र भी इसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखने से ज्यादा महसूस करना जरूरी होता है। एज ए जेन ज़ी, आई बी ऑनेस्ट, शास्त्रीय संगीत जो मेंटल पीस हमें देता है, जैसे आजकल की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, वी हैव न्यू टर्म्स जैसे एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिज़ी लाइफ की वजह से हम लोग मतलब एकदम प्रेशराइज फील करते हैं, और उसी प्रेशर से बाहर निकलने के लिए हम शास्त्रीय संगीत को सुन सकते हैं। आज का युवा सिर्फ मॉडर्न नहीं बनना चाहता, वो अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलना चाहता है। वो जानना चाहता है कि वो कहाँ से आया है और उसकी पहचान क्या है, और इस तलाश में शास्त्रीय संगीत भी एक मजबूत जुड़ाव बन रहा है। आपने नदी में तैरती नाव तो देखी होगी, लेकिन क्या कभी नाव उड़ती भी देखी है? ये कमाल होता है शिलोंग की एक नदी में, जहाँ पानी इतना साफ है कि आप दंग रह जाएंगे। वैसे छुट्टी के लिए अगर आप कुदरती खूबसूरती, रिच कल्चर और लोकल फ्लेवर को एक साथ ढूंढ रहे हैं, तो मेघालय एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। चलिए आपको कराते हैं रंग और रौनक से भरे शिलोंग के पोलो मार्केट की सैर। क्या आपने कभी ऐसी नदी देखी है जो पानी में नहीं हवा में तैरती हुई लगे, या कभी ऐसा बाजार महसूस किया है जहाँ के लोग वहाँ अपनी छाप छोड़ दें? जी हाँ, मैं मौजूद हूँ अभी मेघालय की राजधानी शिलोंग में, जहाँ मेरे ठीक पीछे है पुलिस बाजार। शिलोंग एक ऐसा शहर जो अपनी संस्कृति, संगीत और सादगी भरे जीवन के लिए जाना जाता है, और शहर के दिल में है पोलो मार्केट, जिसे लोग पुलिस बाजार भी कहते हैं। यहाँ हर तरफ रौनक है, दुकानों की रोशनी है, बातचीत की आवाजें हैं और रंगों की भरमार है। ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि शिलोंग की रोजमर्रा की जिंदगी की असली झलक है। मुझे ये जगह वाकई बहुत अच्छी लगी है, और मैं सबको सजेस्ट यही करूँगी कि आके घूमना चाहिए, माइंड रिलैक्स होगा यहाँ आकर। ये लोकेशन तो बहुत अच्छी है, ये हमारी लाइफ की पहली ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया, और यहाँ घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह है, चेरापूंजी है, डॉकी है। अब मैं निकल पड़ा हूँ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ पानी कांच जैसा साफ है और आसमान जमीन को गले लगाता है, जिसका नाम है डॉकी। मेघालय की घुमावदार सड़कों से जब आप डाउकी की ओर बढ़ते हैं तो हर एक मोड़ पोस्टकार्ड जैसा लगता है, लेकिन असली जादू आपका इंतजार कर रहा होता है उमनगोट रिवर के किनारे। आपने इस रिवर के बारे में बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुना होगा, या आपने कहीं और भी पढ़ा होगा। ये वही नदी है जिसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, जिसे माना जाता है जहां नावें पानी के ऊपर नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई लगती हैं। जब मैं नाव में बैठा तो नीचे झांककर ऐसा लगा जैसे कांच पर तैर रहे हों। इतना पारदर्शी पानी कि नीचे पड़े पत्थर, मछलियां, सब कुछ साफ दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्यटक कैसे प्रकृति और ये जो पानी है इसका आनंद ले रहे हैं। मिलिए बोटमैन एंडी से, जिनका मानना है उमंगोट रिवर उनके लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि रोजगार का जरिया है। इधर में हम 10 साल काम कर रहा हूँ। ये नदी हमको काम दे रहा है, क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। जब मैं पूजा का टाइम भी और ज़्यादा होता है, कभी कभी 10 ट्रिप 15 ट्रिप मिलता है पूजा का टाइम। डॉकी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये भारत और बांग्लादेश के बीच बसा वो शान सा कस्बा है जहाँ प्रकृति बिना किसी फिल्टर के मिलती है। अगर आप भी सिटी लाइफ की भागदौड़ और सेम रूटीन से बोर हो चुके हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। आज का यूथ अब सिर्फ मॉल्स और कैफेज नहीं बल्कि नेचर और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को तवज्जो देता है। इसी ट्रेंड में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं
एग्रो टूरिज्म और ग्लैम्पिंग के तरीके। आइए चलते हैं अमरावती के पास, जहां खेतों के बीच लग्जरी स्टे के साथ मिल रहा है एक फ्रेश और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस। शहर की भीड़ भाड़ से दूर अगर आपको शांति चाहिए तो आप आते हैं गांव की मिट्टी में। आज का यूथ कैफेज और क्लब्स से बोर हो चुका है, उसको चाहिए एक एग्रो टूरिज्म का अच्छा स्पॉट और ग्लैम्पिंग का नया एक्सपीरियंस। मैं आया हूं अमरावती के पास बसे इस फार्म में। यहाँ पर लग्जरी स्टे भी है और साथ में खेती सीखने का तजुर्बा भी आपको ये कराता है। इसे कहते हैं ग्लैम्पिंग, यानी ग्लैमर और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एग्रो टूरिज्म 2.0 का ये नया ट्रेंड युवाओं को शहर की भागदौड़ से दूर सुकून की तरफ ले जा रहा है, जहां एक तरफ लग्जरी डोम स्टे और प्राइवेट पूल्स इसे इंस्टाग्राम परफेक्ट बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और सादगी भरा जीवन एक अलग ही सुकून देता है। यहाँ लोग सिर्फ रहने नहीं आते, बल्कि खुद को रीसेट करने आते हैं। हमारा बहुत बचपन से सपना था कि हम लोगों को यूथ के लिए या फिर नए पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा कर दिखाना था जिससे लोग जाने कि हमारी सभ्यता कैसी है, हमारा जो विलेज लाइफ होती है वो सारी चीज़ें कैसी जी जाती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करा है। कनाडा से वापस आया, मुझे वो रूरल इंडिया वाला एक्सपीरियंस चाहिए था, तो मैं शाया फार्म्स पे विज़िट करना है। यहाँ पे 2 दिन स्पेंड किए। हमने हाउ द क्रॉप्स ग्रो हियर, हमने वो एक्सपीरियंस लिया। फार्म टू टेबल वाला एक्सपीरियंस, जो भी क्रॉप्स और फूड इन्होंने ग्रो किए वही इन लोगों ने बना के हमको खिलाया। तो वो एक एक्सपीरियंस जो हमें आज नहीं मिलता सिटीज़ में देखने को, वो एक्सपीरियंस आज हमें यहाँ पे मिला है। एग्रो टूरिज्म का असली मतलब सिर्फ लग्जरी टेंट्स में स्टे करना नहीं है। यहाँ पर यूथ आता है और सीखता है कि फार्मिंग कैसे होती है, जो हम सब्जी खाते हैं वो उगती कैसे है। यहाँ पर भले ही इंटरनेट कनेक्शन वीक है, लेकिन नेचर से जो कनेक्शन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। मेरे फ्रेंड ने मुझे ये शाया फार्म्स का सजेस्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनता है, तो और इनके पास इनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी है, प्लस इनका डोम स्टे अमेजिंग था, खाना भी अच्छा था। यहाँ पे हमने सब्जी ऑर्गेनिक कुछ सब्जियाँ थी, तो हमने वो सब्जियाँ तोड़ी। मतलब हमने एक पूरा प्रॉपर विलेज एक्सपीरियंस एंजॉय किया। यहाँ पे हम लोग 3 टाइम का मील प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और हाई टी स्नैक्स, जिसमें ऑथेंटिक विलेज स्टाइल और विलेज का खाना ये हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। जो यहाँ पे सब्जियाँ हम लोग ग्रो करते हैं वही सब्जियों के साथ हम लोग खाना बनाते हैं। लेकिन एग्रो टूरिज्म सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये एक बड़ा बदलाव है। जब शहरों से लोग गांव की ओर आते हैं तो उनके साथ आता है एक नया मौका, रोजगार का, विकास का। यहाँ खर्च किया गया हर एक रुपया सीधे किसानों और स्थानीय लोगों की जिंदगी बदलता है। आज एग्रो टूरिज्म ग्रामीण भारत के लिए एक उभरता हुआ स्टार्टअप मॉडल बन चुका है, जो नेचर, अनुभव और इकोनॉमी तीनों को साथ लेकर चल रहा है। काम करने के लिए जगह मिल रही है, बहुत कुछ, मतलब आसपास के एरिया वालों को और लुक आ रहा है। इस फार्म की वजह से बहुत से लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है, काम मिला है, रोजगार मिला है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लैपटॉप स्क्रीन से थक चुके हैं तो आइए यहाँ, यानी मिट्टी के बीच अपना समय बिताइए और नेचर को जानिए। यहाँ आकर ही समझ में आता है कि असली मजा ब्रांड्स में नहीं, बल्कि शांति और नेचर के बीच में है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।